आज का जो क्लास है डिग्री थर्ड साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर फिफ्थ स्टैटिस्टिक्स। आज का जो टॉपिक है वो है यूज और एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। दूसरे अर्थों में कि एप्लीकेशन में आज आप लोग कई है इसका एप्लीकेशन, उसमें से एक एप्लीकेशन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, वो है इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर काई स्क्वायर टेस्ट। ये आज की क्लास में आप लोग जानेंगे। और काई स्क्वायर का कल मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था, बता भी दिया था, उसी फॉर्मूला से बनेगा सवाल। थोड़ा सा है कि वो समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, जैसे ही मैं एग्जांपल दूंगा आप लोग अच्छे से उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पेज को देखिए। दिख रहा है? हेलो नहीं दिख रहा है रोशन सर। जी, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहे हैं सर। अब दिखा? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं सर। हाँ, आप दिख रहा है। दिख रहा आप है ना? दिख रहे हैं सर। यस सर। ओके ओके ओके। आज का जो टॉपिक है वह है यूज और एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर। ठीक है, काई वर्ग की उपयोगिताएं तथा उपयोग। काई वर्ग की उपयोगिताएं तथा उपयोग। आज इस एप्लीकेशन आप लोग पढ़ेंगे इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस। ठीक है, यस सर। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल लिखना पड़ेगा शुरू में जानने के लिए, उसको पढ़ना भी पड़ेगा। काई वर्ग या काई स्क्वायर एक बहुत उपयोगी सांख्यिकीय परीक्षण है। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स टेस्ट है। इसकी उपयोगिता, उपयोग अथवा महत्व को निम्न स्थितियों में देखा जा सकता है। इसका है, पहला है ए, समान संभाव्यता परिकल्पना की जांच करना। ठीक है, सामान्य संभाव्यता परिकल्पना की जांच करना। टेस्टिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस। क्या है? टेस्टिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस। ये आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। सिलेबस जब आप उल्टाएंगे तो उसमें देखेंगे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट में, टेस्टिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस। इसको जानने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि काई स्क्वायर का उपयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जहां प्रत्येक श्रेणी में प्रत्याशित बारंबारता यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में FE कहते हैं, के होने की संभावना बराबर बराबर होती है। FE जो है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है, उसकी होने की संभावना बराबर बराबर होता है। हाँ, तो वैसी स्थिति में हम का स्क्वायर टेस्ट निकालते हैं। इस प्रकार की संभावना को समान संभाव्यता परिकल्पना इक्वल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस कहते हैं। अतः जब दो या दो से अधिक श्रेणियों में प्राप्त परिणाम या FO, जिसको क्या कहते हैं आगे हम बताएंगे, प्राप्त परिणाम शॉर्ट में FO कहा जाता है, दिए गए रहते हैं और समान संभाव्यता परिकल्पना के आधार पर काई स्क्वायर निकालना होता है, तो FO के योगफल को श्रेणियों की संख्या से भाग दिया जाता है तथा जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रत्येक श्रेणी में FE के रूप में लिख दिया जाता है और फॉर्मूला द्वारा काई स्क्वायर निकाला जाता है कि FO तथा FE के बीच अंतर सार्थक है या नहीं।
तो ये जो है कि इसमें क्या है कि FO और FE, FO ऑलरेडी दिया हुआ रहता है और FE निकालने के लिए क्या करते हैं कि FO जितना आता है उस स्कोर को टोटल कर लेते हैं और टोटल करने से उसकी जितनी श्रेणी होती है, मान लीजिए 3 श्रेणी है तो 3 से उसको डिवाइड कर देते हैं और जो डेविएशन प्राप्त होता है वही FO हो जाता है। प्रत्येक श्रेणी का FO हो जाता है। इसको मैं एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। दिख रहा है ना? यस सर। एग्जाम्पल है 240 छात्रों पर एक मनोवृत्ति मापनी का उपयोग किया गया। 240 छात्रों पर एक मनोवृत्ति मापनी का उपयोग किया गया। उस मापनी में 40 आइटम, जिसको हिंदी में एकांश कहते हैं, थे। प्रत्येक आइटम के 3 विकल्पी उत्तर यानी एग्री, न्यूट्रल तथा डिसएग्री थे, जिनमें से किसी उत्तर को चुनकर निशान लगाना था। आइटम नंबर 15 पर छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर FO, जिसको हम पहले ही बताया है कि FO निम्न है। क्या ये उत्तर समान संभाव्यता परिकल्पना पर प्रत्याशित उत्तर FO से सार्थक रूप में भिन्न है? यह जानना है कि क्या ये उत्तर समान संभाव्यता परिकल्पना पर प्रत्याशित उत्तर FE से सार्थक रूप में भिन्न है, यह देखना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इसको, ये जो है एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि 240 छात्रों पर एक मनोवृत्ति मापनी का उपयोग किया गया। मनोवृत्ति मापनी में कई एकांश होते हैं, कई आइटम्स होते हैं और प्रत्येक आइटम्स पर वो छात्रों से उसका मंतव्य लिया जाता है और मंतव्य जो लिया जाता है उसका वैकल्पिक उत्तर रहता है, ठीक है। कभी रहता है 3, कभी रहता है 5, कभी रहता है 8, कभी रहता है 10, कभी रहता है 11, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो 3 मंतव्य जो देना है, उत्तर जो देना है, वो वैकल्पिक उत्तर 3 गो है। 3 में से किसी एक उत्तर को चुनना होता है। वो उत्तर इस रूप में होता है: एग्री, न्यूट्रल तथा डिसएग्री, यानी कि सहमत, तटस्थ तथा असहमत, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में बटा रहता है और 240 विद्यार्थी से वह 15 नंबर क्वेश्चन, जैसे समझ लीजिए कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्या नीतीश कुमार को सत्ता में होना चाहिए। इस कथन से आप सहमत है, तटस्थ है या असहमत है। सपोज दैट कि 15वां नंबर यह क्वेश्चन रहेगा, यह कथन रहेगा, क्या नीतीश कुमार को सत्ता में रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको उत्तर देना है एग्री, न्यूट्रल और डिसएग्री में किसी एक पर उत्तर देना है। यह क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कितने स्टूडेंट से पूछा गया? 240 स्टूडेंट से। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, 240, बीच में बोला कीजिए तब। और 240 स्टूडेंट से वह क्वेश्चन किया गया, 15 नंबर क्वेश्चन या 15 नंबर आइटम जिसको कहते हैं, आइटम नंबर 15। उसमें 70 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्री, उस टॉपिक से एग्री, अपने आप को एग्री किया कि हाँ होना चाहिए। और 50 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है, होगा फिर भी ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है, यानी कि वो उसका जवाब न्यूट्रल था। और 120 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, यानी कि डिसएग्री, वो जो कथन था उससे वो एग्री नहीं था, डिसएग्री था, असहमत से, असहमत। तो ये आप देख लीजिए, ये टोटल 70 प्लस 50 प्लस 120 को जोड़ने पर ये कितना होता है? 240। अब 240 हुआ टोटल,
इसे ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र हो जाएगा काय स्क्वायर बराबर सिग्मा बड़ा कोष्ट एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर बट्टा एफ ई बड़ा कोष्ट बंद। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर मैं पिछले क्लास में भी इसका डिटेल में बता दिया था, फिर भी मैं एक लाइन में बोल देता हूँ। काय स्क्वायर बराबर होगा साइन ऑफ काय स्क्वायर टेस्ट, एफ ओ बराबर होगा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एफ ई बराबर होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा का अर्थ होगा सम ऑफ टोटल। समझ में आ रहा है? ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको फिर से देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? पूरे आपके उदाहरण को मैंने समझा दिया। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं दिक्कत है सर। आगे बढ़े? यस सर। चलिए, दिख रहा है? यस सर। अब इसमें देखिए, इसको बनाना कैसे है वो तरीका देख लीजिए कि यहाँ पर एक साइड से लिखा हुआ है। अब जरा नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कीजिए 2 मिनट के लिए। खोलो खोलो खोलो। चटनी के लिए अगला करा नहीं सर्दी से सब नोट किए क्या? यस सर। अब इसको देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने इधर 3 कॉलम बनाया। पहला कॉलम है एग्री का, दूसरा कॉलम है न्यूट्रल का, और तीसरा कॉलम है डिसएग्री का। उसके बगल में जो है एक कॉलम है टोटल का। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो था, एग्री में 70 स्टूडेंट है, डिसएग्री में 50 स्टूडेंट है, और सॉरी न्यूट्रल में 50 स्टूडेंट है, और डिसएग्री में 120 स्टूडेंट है। तीनों को मैं जो प्लस करता हूँ, यहाँ पर ऊपर में देखेंगे पोस्ट में मैंने प्लस कर दिया है। ये 240 आया। और उसको देखिए यहाँ पर कॉलम कितना है? 3 है, एग्री न्यूट्रल और डिसएग्री 3 कॉलम है। इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दिए। 240 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 80 आया, यानी कि इसमें भाग देने पर कितना आया? 80। अब यहाँ पर एक ये जो 70, 50, 120 है, इसको कहा जाएगा FO। ऑलरेडी FO दिया हुआ रहता है सवाल में। ठीक है, अब उसके नीचे वाला जो कॉलम है उसको हम लाइनिंग अंडरलाइन कर देंगे। उसके नीचे लिखेंगे FE। अब FE क्या है कि 240 को 3 कॉलम है, 3 से डिवाइड कर दिए। 5 रहता था, 5 से डिवाइड करते। अब यहाँ पर कितना आया? डिवाइडेड डेविएशन कितना आया? 80। अब 80 ईच कॉलम को दे देंगे, यानी कि एग्री में 80, न्यूट्रल में 80 और डिसएग्री में 80। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि FE जो है वो जितना कॉलम रहता है उसे डिवाइड करके उसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो बांटने पर ये 80 80 80 इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। ठीक है, अब जो है ये एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि फॉर्मूला में है FO माइनस FE। अब कॉलम बनाएंगे इधर बगल में FO माइनस FE। देख रहे हैं? FO दिया हुआ रहता है, FE काउंट कर लिए, और अब निकालना है FE। FE निकालने के लिए क्या करेंगे? FO माइनस FE, FO में से FE को घटा देंगे, यानी कि 70 में से 70 में से 80 को माइनस करेंगे तो -10 होगा। ठीक है, उसी तरह से 50 में से 80 को माइनस करेंगे तो -30 होगा। ठीक है, फिर 120 में से 80 को माइनस करेंगे तो +40 होगा। दिख रहा है? अब ये निकल गया, FO FE निकल गया। अब क्या करेंगे? FO माइनस FE का होल स्क्वायर निकालेंगे। उसके नीचे फिर एक लाइनिंग कर देंगे यहाँ पे ऐसे। अब निकालेंगे FO माइनस FE। FO माइनस FE निकालने के लिए क्या करेंगे कि FO माइनस FE जो घटाए हैं
जैसे इसका आया है उसको डिग्री का स्क्वायर माइनस करेंगे। 10, हाँ तो -10 का स्क्वायर, उसी तरह से -30 का स्क्वायर, उसी तरह से -40 का स्क्वायर, स्क्वायर 40 कर का दिए 40 तो का 10 स्क्वायर, 100 आया, 100, यानी कि माइनस प्लस हो गया। 900, यस सर, 900, उसके बाद 40 को गुना करेंगे 40 से तो 1600 होगा। हाँ, माइनस सब में प्लस हो जाएगा, क्योंकि जहां माइनस रहेगा वहां प्लस हो जाएगा। अब जो है लास्ट जो है उसको निकालना है, फिर एक कॉलम बनाएंगे और लास्ट वाले को यहाँ पर लिखेंगे FO माइनस FE का होल स्क्वायर बट्टा FE। FO माइनस FE पहले कॉलम का आया है 100, दूसरे का आया है 900, तीसरे का आया है 1600, तो 100 बट्टा, और यहाँ पर FE कितना है 80 80 80, तीनों में 80 है, तो 100 बट्टा 80 यस भाग सर, कर दिए, फिर 80 और 1600 बट्टा 80। अब 100 में 80 से भाग करेंगे तो ये भागफल आएगा 1.25। ठीक है, 1.25, यस सर, हाँ। यस सर, उसी तरह से 900 में 80 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 11.25, 11.25। ठीक है, और यस सर, तीसरा है 1600 में से 80 से भाग देंगे तो ये 20, आएगा 20। ठीक है, 20, ये हाँ यही निकल गया, FO माइनस FE निकल गया, ये हो गया FO माइनस FE। अब फॉर्मूला लगा देंगे, काय स्क्वायर बराबर सिग्मा बड़ा कोष्ट FO माइनस FE का होल स्क्वायर बट्टा FE बड़ा कोष्ट बंद। अब देख रहे होंगे, अब इसमें क्या है, सिग्मा जैसे ही लगा है तो ये जितना आया है FO माइनस FE का होल स्क्वायर बट्टा FE सबको जोड़ लेंगे। तो पहला है 1.25 जोड़ 11.25 जोड़ 20, टोटल को जोड़ने 20, पर आता है 32.50। ठीक है, तो इसका काय स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 32.50, यानी कि 32.50 का स्क्वायर का वैल्यू आया, यही आंसर हुआ। अब यहाँ पर फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप थोड़ा सा समझिए कि इसका फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का R-1 कोष्ट बंद, फिर कोष्ट में ही C-1। R का अर्थ होता है रो और C का अर्थ होता है कॉलम। ठीक है, कॉलम। कॉलम, तो इसमें रो कितना है और कॉलम कितना है ये जरा समझिए। तो रो हो जाएगा FO पहला रो हो गया और FE दूसरा रो हो गया, समझ में आ रहा है। FO यस, पहला रो और FE दूसरा रो, बाद बाकी जो है FO माइनस FE उसका प्रोसेस हो गया, फिर ये उसके नीचे जितना भी है वो प्रोसेस हो गया। इस तरह का जो टेबल होगा उस टेबल को कहा जाता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, जो भी होगा, लेकिन रो जो होता है वो हमेशा 2 ही होगा। इस तरह के सवाल में कॉलम बढ़ जाएगा, कॉलम यदि किसी में 5 आ गया तो कॉलम की संख्या बढ़ जाएगा, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ सर पर जो हम सर यूज कर रहे 5 हैं, हाँ बोले सर 5 कॉलम आएंगे तो उसमें क्या क्या सब ऐड होंगे उसमें? अब जैसे कि क्वेश्चन दे दिया रहता है कि उसमें कोई कथन दे दिया, कहा कि उससे आप सहमत है, अत्यधिक सहमत है, तटस्थ है, असहमत है, अत्यधिक असहमत है, ऐसे इस तरह से 5 कॉलम हो गया, 5 आंसर हो गया, यस, तो उसको 5 कॉलम में कहेंगे। यहाँ पर 3 कॉलम है तो ओके ओके सर, हमेशा इस तरह, हाँ इक्वल प्रोबेबिलिटी में हमेशा रो जो होता है वो 2 ही होता है। कॉलम भले ही बढ़ जाए, कॉलम 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से कॉलम बढ़ सकता है बट रो 2 ही होगा, रो हमेशा 2 ही ध्यान रहेंगे, रखेंगे। यस सर, हाँ, इक्वल प्रोबेबिलिटी जैसे ही हम पढ़ेंगे तो उसका रो हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आ गया। यस आर कितना है यहाँ पर, रो 2 है। आर है 2, हाँ, FO सब्ट्रैक्ट पहला हो 1, गया, FE दूसरा हो गया, तो 2 - 1, और कॉलम हो गया 1 3, 2 और ये हो गया 3। ठीक 3, है, तो कॉलम हो यस गया सर, यहाँ पर 3। यस सर, अब 3 कॉलम है तो C हो गया 3 - 1, तो 2 - 1 बराबर 1 हो गया, गुने 3 - 1 बराबर 2, यानी कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो इसका जो DF होगा वो कितना आएगा 2। ठीक है, DF आया 2। अब यहाँ पर सिग्निफिकेशन की यदि जांच करते हैं तो ये सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट इवन एट 0.01 लेवल पर। समझ में आ रहा है।
सर ये पी लेवल चलिए आप है, लोग ये इधर जाके हम लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। बोले हैं सर पी लेवल है, ये 0.01 है लेवल, तो कैसे हाँ आ गए हैं वही नहीं समझ में आते हैं। ये जो है ना, ये आपके टेबल से पता चलता है, इसका तालिका होता है, उस तालिका से आपको जानकारी मिलेगी। मैं इस पर कल का जो क्लास होगा उसमें मैं सबसे पहले इसी को क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ओके सर। उसको समझा दूंगा। अभी आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये देख लीजिए, इतना ध्यान में रखिए कि यदि आपका वैल्यू बहुत अधिक आता है, जैसे इसका 32.50 आया, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक है वैल्यू, ठीक है, तो वैसी स्थिति में यस सर। इसका जो लेवल होगा वो 0.01 लेवल पर होगा। यदि वैल्यू 2 से नीचे रहता है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग से नीचे रहता है, तो वहां पर नॉट सिग्निफिकेंट होने का संभावना रहता है। 2 पॉइंट समथिंग से अधिक होगा तो वो हो जाएगा 2 पॉइंट से अधिक यदि होगा और हाई लेवल पर नहीं होगा, 5 के अंदर तक होगा, तो वो समझ लीजिए कि वो सिग्निफिकेंट होगा 0.05 लेवल पर। ये मैं वर्बली बता रहा हूँ कि जैसे ही वैल्यू 2 से 5 के बीच में रहेगा तो वो हो जाएगा 0.01 लेवल पर, 0.05 लेवल पर सिग्निफिकेंट, और 2 से लेकर के जितना अधिक तक हो जाए, 5 से अधिक तक रहे तो वो हो जाएगा सिग्निफिकेंट 0.01 लेवल पर। इसको वर्बली ध्यान में रखिए और उसके आधार पर आप लोग गणना कर लीजिएगा। फिर मैं इसको डिटेल में जब बताऊंगा कल की क्लास में, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सिग्निफिकेशन की जांच। आप ऐसा करेंगे कि एक एग्जाम्पल मैं आज दे रहा हूँ, उसको आप लोग बना करके रखेंगे, तब जाकर के समझाएंगे, ठीक है। ओके सर। आज मैं हाँ एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसको आप लोग बना लीजिएगा और उसका आंसर वगैरह निकाल के रखिएगा, तब कल के क्लास में मैं सबसे पहले उसी को क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे ओके देखिए, सर। अब इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर दिए हैं। डिफाइन में है कि 2df के साथ है, कौन हल्ला कर रहा है? लड़का भगता कि नहीं? मारते मारते टीके करते हैं कि पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हल्ला कर रहा है। 2df बच्चे के सब साथ, होंगे। हाँ आ जाता है, दरवाजा है ना, बच्चा सब आ जाते हैं पर हल्ला करने। सबको मना, सख्त मना किए हुए हैं कि 11 बजे के बाद तुम लोग नजर नहीं आओगे दरवाजे। सब अगल बगल पड़ोस के बच्चा सब आ जाता है। तो यहाँ पर है कि 2df के साथ काय स्क्वायर को 0.05 तथा 0.01 स्तर पर सार्थक होने के लिए क्रमशः 5.59 तथा 9.91 चाहिए। आंसर कितना चाहिए? 0.05 लेवल पर यदि सिग्निफिकेंट होने के लिए कितना आंसर चाहिए? 5.59, ठीक है। और 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट होने के लिए कितना चाहिए? 9.91, 9.91, जबकि आपका आंसर कितना आया है? 32.50। तो दोनों से अधिक है। हमारा प्राप्त काय स्क्वायर वास्तव में 32.50 है, अतः यह 0.01 स्तर से भी अधिक सार्थक है। तो यहाँ पर मैंने चिन्ह भी लगा दिया है कि सिग्निफिकेंट इवन एट 0.01 लेवल। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो गई और विकल्पी परिकल्पना, जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, हाँ अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, वो स्वीकृत हो गई, ठीक है। दूसरे शब्दों में यह प्रमाणित हो गया कि FO तथा FE के बीच जो अंतर है वह वास्तविक है, अर्थात कारणवश है, संयोगवश नहीं, ठीक है। FO और FE के बीच में जो अंतर हुआ वह कारणवश है, न कि संयोगवश। अब इसको थोड़ा सा मैं उस क्या कहते हैं उदाहरण पर लेकर चलता हूँ, वहां मैं समझाता हूँ कि आइटम नंबर 15 में था क्या इस कुमार को सत्ता में होना चाहिए। तो उसमें FO और FE यानी कि प्रत्याशित बारंबारता और प्राप्त बारंबारता के बीच में जो सार्थकता की जांच की गई,
उसमें यह पता चला कि 120 विद्यार्थी जो कह रहा है कि नहीं नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं होना चाहिए, वह और 70 विद्यार्थी कहा कि नहीं नीतीश कुमार को सत्ता में होना चाहिए। इस दोनों के जो कथन है वो क्यों एग्री हुआ, उस दोनों के बीच में यह कहा जा सकता है कि दोनों किसी न किसी कारणवश से कहा कि भाई नीतीश को सत्ता में रहना चाहिए, और किसी न किसी कारणवश से कहा कि नीतीश को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ गए हैं। हाँ, मैंने एक उदाहरण उसमें डाल दिया, आइटम नंबर 15 मैं खुद से क्रिएट किया हूँ कि नीतीश कुमार पर ही मैंने एक टॉपिक बनाया कि नीतीश कुमार को सत्ता में होना चाहिए, 70 विद्यार्थी कहाँ होना चाहिए। तो वो क्यों कहा? वो कहीं न कहीं कोई न कोई कारण ढूंढा कि नहीं नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहा है इसलिए उसको सत्ता में होना चाहिए। 120 विद्यार्थी जो था वो कहा कि भाई सत्ता में हो या नहीं हो, हम सॉरी सत्ता में नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बहुत निचले पैदान पर ले गया है। तो यह एक कारण हो गया। तो दोनों एफओ तथा एफई के बीच में जो अंतर है वह कारण बस है, संयोग बस है। ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ, और दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी कह सकते हैं कि न्यूट्रल वाला कहाँ गया। तो न्यूट्रल वाला जो होता है उससे यह पता नहीं चलता है कि वो किसके पक्ष में है। यहाँ पर थोड़ा सा ये बाइसेस आ जाता है, इसकी जो पक्षपात हो जाती है इस क्या कहते हैं कंसेप्ट की, कि जो न्यूट्रल है जो बीच में है उसकी मनोवृत्ति को हम कैसे जानेंगे। तो यह उसका दोष में आ जाता है, इसको बाद में क्लियर किया गया। ठीक है? जैसे सर अन्य होते हैं ना, अन्य लोग तो उसमें वोट डालते हैं, वही हो गया। हाँ हाँ, तो वही है। तो अन्य को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? किसी कैटेगरी में नहीं। नहीं। तो आखिर वो कहाँ गया? उसका जो वो था मंतव्य था वो कहाँ गया? यह क्वेश्चन था कि वो ऐसा क्यों नहीं डिसीजन ले पाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा। बाइसेस आ जाता है, लेकिन हेलो, वो जो है। हाँ हेलो, कौन? प्रणाम सर, हम अनिका। अच्छा ठीक है, रहो लाइन पे। अभी मैं दिखा रहा हूँ, दिख रहा है कुछ इस पे स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ अनिका? हाँ 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 उसको सर। नोट कीजिए। हाँ नोट कर लीजिए। एक सवाल है, अब रोशन जी आप भी नोट कर लो। ठीक है, यस फिर सर, मैं नोट आता कर हूँ। लिए हम। सवाल नोट कर लिया है ना? यस सर। हेलो, हाँ इसको आप लोग बना लीजिएगा सवाल को। ठीक है, और बना करके कल जो सिग्निफिकेशन को जो मैं आप लोगों को जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। मैं आता हूँ। अच्छा आप ऐसा करेंगे, स्क्रीन शॉट एक ले लीजिएगा। यस सर। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि भेज दीजिएगा। हम कॉलेज को भेजना रहता है, मेरे मोबाइल से होता ही नहीं है स्क्रीनशॉट, या फिर मुझको फंक्शन नहीं पता होगा कैसे लिया जाता है, तो दिक्कत होती है। ऐसे थ्री करिए ना सर, थ्री ऐसे करके हाँ? ऐसे कर दीजिएगा। क्या थ्री ऐसे? उंगली यहाँ पे रख, हाँ स्क्रीन पे ऐसे कर दीजिए, नीचे होकर। हाँ ये है ना, ऐसे करिए, ऐसे कर दीजिए। कैसे जरा बताइए। ये ठीक ठीक। उंगली, हाँ थ्री उंगली। 3 उंगली को हाँ नीचे इस करे, पे, हाँ स्क्रीन पर करके और नीचे कर दीजिए। टच करके नीचे कर दे। हाँ हाँ, टच करके ऐसे कर दीजिए नीचे की ओर। अच्छा देखता हूँ, शायद आ कौन गया सा होगा। मोबाइल है सर? कौन सा मोबाइल है सर? सैमसंग का अच्छा A50। हाँ, तो ऐसा ही ऐसे करिए ना, ऐसे डाल दीजिएगा नीचे अच्छा की ओर। देखता हूँ आ रहा है कि अनिका चली गई, शायद हो गया होगा। मैं देख लेता हूँ, लेकिन आप एक बार करके देख लीजिएगा। अनिका, हेलो अनिका, सुन रही हो? जी सर। हाँ, वीडियो ऑन करो। देखो वहां पर वीडियो वाला कोई ऑप्शन होगा, या फिर उसको टच करो तो वीडियो का ऑप्शन आएगा।
इतना लेट से क्यों जुड़ी? क्लास समाप्त होने लगता है तब तुम आती हो। सर हमें समझ में नहीं आ रहा था इसलिए। आप समझ में आ गया ना? हेलो, आप समझ में आया ना? यस सर। चलिए, आप क्लास में जी एकदम सर। टाइम टू टाइम आइएगा। कल भी आप लोगों का 11 बजे से ही क्लास होगा, ठीक है? ये जो उदाहरण है, क्वेश्चन मैंने जी दिया है कि एग्री, नेचुरल और डिसएग्री। एग्री में 10 स्टूडेंट है, नेचुरल में 28 है और डिसएग्री में 12 स्टूडेंट है। सामान्य संभाव्यता परिकल्पना पर आधारित प्रत्याशित बारंबारता FP तथा FO के बीच कोई सार्थक अंतर है या नहीं, यह जांच करना है, ठीक है? तो वो जो ऊपर आप जो सवाल बनाए हैं, सेम वैसे ही उसी प्रोसेस से यह सवाल बनेगा। तो आप लोग यह सवाल बना करके कल फिर क्लास में आइएगा, फिर इसको क्लियर करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? ओके सर। और कल मैं DX का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल देंगे। अभी अनिका, अभी इसमें ये है, क्या कहते हैं, स्टडी मटेरियल पर जाएंगे, वहां से स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो भी मैं आज क्लास दिया हूँ वो सब वहां पर ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको पढ़िएगा, समझिएगा, फिर कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? तो क्लास का समय हो गया है समाप्त करने का। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यदि और किसी केना प्रकार का करना कोई हो? प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को रखेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर आगे क्लास अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद अपने लिए समय देने के लिए। चलिए, क्लास को मैं थैंक अब यू सर। समाप्त करता हूँ। मार भी तैगिरिन बहुत भल गिरिन हाँ। रहले फिर वही के टिपले देख वीडियो कॉल खत्म फिर वही पर चल चालू बंद कर तो तू ई ग्रीन बंद कर ना। के टिपे अतक बाद वीडियो कॉल पावा के रहता है तो वही वाला पर मार। हां आई पुगा तो हट गेल वीडियो कॉल हट फिर गेल। भाई तो रेड बोलो ना, रेड होतो तो बुझे हट गेल। थोड़ा देर देखी इहो है कि नेटवर्क प्रॉब्लम रहे ना तो थोड़ा देर नहीं मतलब दिखाई देतो। रेड हो गेल तो बुझे हट गेल। पिछला कैमरा करके रहते तो आई पर सर्च कर। पिछला वाला करो तो के करबे तो पिछला सीन देते चले। अब कोनो क्लास अथी करो के तो वीडियो सब नहीं होते तो डिलीट मार लिया जाना। स्पेस नहीं रहे खाली नहीं ते पे ना होए।